आज जरा अर्थव्यवस्था को पूरा जानते हैं। तो झूठ लिखने में इन लोग को राई रखती संकोच नहीं है। इनका काम ही एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा है। 15 अगस्त को ये भारत है जो पूरे यूरोप के बराबर है जी। 2 दिन पहले 13 अगस्त को पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। 1922 में 30 में अफगानिस्तान भी भारत है। ये वाला भारत लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द दुनिया है। डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट में आप जाइए तो भारत शब्द आपको दिखाई नहीं देगा। इक्का दुक्का जगह आपको साउथ एशिया शब्द दिखेगा। रूस और चीन बार बार कहते हैं ना, लड़ाई होगा तो हम अपने आदमियों को इतना अधिक भेज देंगे कि वो गोली खत्म हो जाएगी, वो नहीं खत्म होगी। 2000 में तो ये पुस्तक छप गई है, तो यानी आज तो 2025 है। भारत सुपर पावर बन रहा है, ये किसको पता है? इसको पता है। ये रॉबर्ट कैप्लन इंटरव्यू करके लिख रहा है। हमारे यहाँ भी देखिए राजधानी में वो शाहीन बाग हुआ। शाहीन बाग, हाँ, राजधानी में किसान आंदोलन वो सब रेड फोर्ट तक चढ़ गए, झंडा उतारा। तो स्वामी रामदेव जी के पॉलिटिकल एम्बिशन को संघ ने कांग्रेस के साथ मिलके कट टू साइज कर दिया। कांग्रेस के साथ मिलके? हाँ। अरे भाई, नेहरू जी ने 62 की लड़ाई के बाद संघ को 26 जनवरी के परेड में बुलाया। हाँ, ठीक है, वो बात। सोनिया गांधी की शत्रुता हो रही है स्वामी रामदेव जी से। रामदेव जी का जीवन बचा संघ के कारण, नहीं तो सोनिया गांधी मार देती। तो 2014 में मोदी जी आए हैं और हम सबको पता है सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की एक टूटी फूटी अर्थव्यवस्था जी और एक डिप्लीटेड स्टेट ट्रेजरी उनको मिला। अब 11 साल में इनके पास अलादीन का चिराग है क्या? राजकोष छलछला रहा। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं निधीश गोयल करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। आज हमारे साथ है प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। आप अर्थशास्त्री हैं, शीर्षस्थ समाज वैज्ञानिक हैं और भारत की अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था, इसे केवल आज के गणित से देखना चाहिए क्या, या फिर इसके पहले जाना चाहिए? ऐसा कहा जाता है कि जो इतिहास की बात करना जानता है, इतिहास को समझता है, वो इतिहास से प्राणवायु प्राप्त करता है और वो केवल आज के लिए नहीं बल्कि भविष्य के स्वप्न वर्तमान में बुनता है। ऐसे स्वप्न जिन्होंने भारत के लिए न केवल बुने हैं बल्कि जो आज शिल्पकार कहलाए जा रहे हैं, उनके लिए उन स्वप्नों को देने का, मार्गदर्शन करने की का आधार जो रखती हैं, ऐसी हैं हमारी प्रोफेसर कुसुमलता केडिया दीदी। आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन दीदी। कैसी हैं आप? अच्छी दीदी, आज के इस कार्यक्रम में ना हम बिल्कुल जो आपका रूट टॉपिक है, दैट इज इकोनॉमी, और आपने जो हर बार आप बात करती हैं, आप एक नाम बहुत आपका आता है, एंगस मैडिसन का आप नाम बहुत लेती हैं, और 17वीं शताब्दी का, 18वीं शताब्दी का। आज जरा अर्थव्यवस्था को पूरा जानते हैं, क्योंकि जब एक सहस्त्र वर्ष की बात करते हैं, 1000 वर्ष की बात करते हैं, तो किस तरीके से वो अर्थव्यवस्था निकल करके आ रही थी और आज किस पैमाने पर है। 1947 से लेकर के 2047 विकसित भारत की बात, अमृतकाल की बात जो प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, इन सब की बात करेंगे। प्रस्तावना रखिए और फिर आगे शुरू करते हैं। चलिए, आपने एंगस मैडिसन का नाम लिया है, तो ये OECD का पब्लिकेशन है। ये यूरोपियन देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें भारतीय और अन्य देश भी जुड़ गए हैं, ब्राजील वगैरह भी। तो इसका एक ये पब्लिकेशन आया था सन 2000 में, ठीक है, और इसको बनाया गया था कि इसी को संदर्भ बनाकर दुनिया में काम हो, और इसको लोगों ने संदर्भ माना भी। बाद में मैं इसकी कमियों की तरफ ध्यान दूंगी। तो केवल इसी को ध्यान ले ले, इसके 2 टेबल शायद 263-265 पेज पर है, 11B और 11A शायद। मैंने अपने पुराने भाषणों में उन टेबल और पेज नंबर का संदर्भ कई बार दिया है। तो केवल उसको 2 टेबल को उठाकर देख लें तो आपको दिखाई देगा कि वो कहता है 0 AD से 1500 AD तक, यानी पहला 1500 साल तक
जो आज के विकसित देश हैं, प्लस अभी विकसित देश में G7 जी वगैरह जो है, जिसको वेस्ट कहते हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जापान को छोड़िए, और पूरे यूरोपियन जो नेशन स्टेट हैं जी, इनके कॉलम को वो खाली रखता है। अच्छा, है ही नहीं। मतलब 0.0001% भी नहीं डालता है। राइट। तो यानी OECD यूरोपियन कंट्रीज का एक एसोसिएशन जो सन 2000 में पुस्तक छाप रहा है, और इस पुस्तक में बहुत झूठ है। लेकिन उन मतलब झूठ लिखने में इन लोग को राई रत्ती संकोच नहीं है। इनका काम ही एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा है। राइट। उसके बावजूद 15वीं शताब्दी के समाप्ति तक ये यूरोप के किसी देश को उल्लेखित नहीं करता है। रूस तो था ही नहीं, USA, कनाडा तो था ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया इनके अनुसार था ही नहीं, तो ये भी उल्लेखित नहीं है। ठीक, उल्लेखित किसको करता है 1500 तक? भारत को। भारत को उल्लेखित करके, वो भी सब डाटा गड़बड़ है, एक 36, 32, 33, 28 सब मनमानी है, 1/3 देता है। कौन सा भारत भाई? 15 अगस्त वाला भारत कि 13 अगस्त वाला भारत? ठीक है, 15 अगस्त को ये भारत है जो पूरे यूरोप के बराबर है जी। 2 दिन पहले 13 अगस्त को पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। 1922 में 30 में अफगानिस्तान भी भारत है। राइट। अरे भाई, काबुल महाराज रणजीत सिंह की राजधानी है। सन 17वीं शताब्दी में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी वहां लगातार धावा कर रहे, पूरा है, तो अभी इसमें नहीं जा रहे। तो कौन सा भारत? तो यानी ये बता रहा है कि 15 अगस्त 1947 का ये जो छोटा सा भारत है, ये 33%, 36%, 38% दे रहा है। बिल्कुल ठीक, और इसको ये लाता है 1860, अगर मुझे ध्यान है 1860 तक ये वाला भारत लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द दुनिया है। राइट। 2 नंबर पर शायद ये रखता है USA को, 3 नंबर पर इंग्लैंड को रखता है। ये सब फर्जीवाड़ा है, 2-3 नंबर कहीं नहीं आएगा। खैर, और अगर इसके डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट में आप जाइए तो भारत शब्द आपको दिखाई नहीं देगा। इक्का दुक्का जगह आपको साउथ एशिया शब्द दिखेगा। और इतना नन्हा सा कोरिया का चर्चा करेगा, इतना नन्हा सा हांगकांग का चर्चा करेगा, वेनिस का चर्चा करेगा। कब? 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दी में। राइट। वेनिस की जनसंख्या कितनी है भाई? तुम लिख रहे हो कि मिडीवल टाइम, और मिडीवल टाइम इनका 800 से 1800 तक है, 1500 तक निश्चित है, और 1500 में वेनिस खत्म हो जाते हैं। तब तक ये लिखते हैं कि यूरोप में 10,000 से अधिक जनसंख्या का नगर नहीं है। चलो जी, वेनिस तुम्हारा लार्जेस्ट है, 10,000। तो 10,000 की आबादी के एक नन्हे नगर पर तुम 1-2 पेज लिखते हो, तो 10,000 के हमारे यहाँ तो गांव भी नहीं है। उसका यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो यूरोप क्या है? और भारत, जिसको 15वीं में तुम 33-36, 1/3 से ज्यादा दुनिया का कहते हो, उसके बारे में एक लाइन नहीं है, और इंडिया शब्द नहीं है एंगस मेडिसन में। राइट। और ये पब्लिकेशन कब का है? 2000 का। तो जिन लोगों ने यूरोप अमेरिका के पब्लिकेशंस को पढ़ा है पिछले 100-150 साल का, उनको पता है कि जिसको ये मिटाने की सामर्थ्य रखते हैं या मिटाने की योजना बना चुके होते हैं, उसको दैत्याकार ये दिखाते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा है, बहुत पावरफुल है, बहुत ये हमने इसको खत्म कर दिया। और भारत की ये कभी चर्चा नहीं करते हैं। इनके औकात के बाहर
इनको दिखता है। नहीं तो भाई आप दुनिया की इकोनॉमी पर एक पुस्तक लिख रहे हैं, आप स्वयं आंकड़ा दे रहे हैं, और डाटा जो है वो शायद ही कोई देखता है। टेबल जो इंडेक्सेस में जो टेबल्स है वो शायद ही कोई देखेगा। कुछ लोग टेक्स्ट वेक्स्ट पढ़ लेंगे, तो टेक्स्ट में भारत एब्सेंट है। ठीक है, तो तुम एक इम्प्रेशन क्रिएट करना चाह रहे हो कि ये नहीं है, मतलब जो सबसे बड़ा है उसको तुम देखना भी नहीं चाह रहे हो, और तुम ये भी छल कर रहे हो कि कोई उसको देखे भी नहीं। यानी तुम्हारे अपने अनुमान में ये भारत इतना बड़ा पुनः बन रहा है छिपाने की एक एब्सर्ड कोशिश। अब एक जो वो 11B है या 10B है इंडेक्स नंबर, जिसमें दिया है 2000 सालों का इंडेक्स है, रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी जीएनपी का ग्रोथ। तो इसमें शुरू में तो वही 1500 साल, फिर 1600 1700 करता है। 20वीं शताब्दी को वो 4 क्वार्टर में बांटता है। चौथा क्वार्टर 2000 में तो किताब छप जाती है, तो चौथा क्वार्टर वो देता है 1973 से 1998। ठीक है, इसमें ये भारत का रेट ऑफ ग्रोथ, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, 5.6% पर एनम बताता है। इसी क्वार्टर में रूस का माइनस बताता है, 73 से 98। रूस माइनस है और भारत 5.6 है। यानी एंगस को पता है, एंगस को नहीं पता है, यूरोप को पता है, अमेरिका को पता है। यूरोप एंगस मान लो बच्चा रहा होगा 73 में, राइट, कि भारत का ग्रोथ रेट रशिया से वो माइनस है, ये है, तो यानी 10 गुना अधिक है। तो भाई तुमको सुपर पावर भारत की चर्चा करनी चाहिए ना, तुम्हारे अपने इंडेक्स के आधार पर। राइट, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी जीएनपी जितना भी वो त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद अमेरिका का क्या बताता है, देखिए, मुझे एकदम किताब आंख के आगे नहीं है, 2.1246 कुछ है। ठीक है, इंग्लैंड का 1 पॉइंट कुछ है, 2% सेम क्वार्टर में, सेम क्वार्टर में। इंग्लैंड का 2 से कुछ कम है। इसी प्रकार फ्रांस, जर्मनी, यानी भारत के आधे से कम, 5.6। तो 2.5 हुआ 5 का आधा, और 2.8 एक का भी नहीं बताता है। चाइना का भी नहीं, चाइना का भी नहीं भाई, ठीक है, किसी का नहीं बताता है। 73 से 98 के बीच में। तो यानी यूरोप और अमेरिका को पता है, क्योंकि चाइना को तो डेंग के 1990 में ट्रांसफर करते हैं ना, सीधे सीधे इंडस्ट्री उठा के वहां लगा दे। ठीक है, और कौन सी इंडस्ट्री? जिस इंडस्ट्री के कारण उनका जीना हराम है, जिस प्रगति का आधार ये जीडीपी जीएनपी लगा रहे हैं जी। और ये अच्छा प्रश्न आपने पूछ लिया, मेरा ध्यान नहीं गया था इस पर। जब तुम्हारी डिक्लाइनिंग रेट ऑफ ग्रोथ है तो तुमको तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी चाहिए ना, राइट। तुम मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर रहे हो चीन में, क्यों कर रहे हो? कि वो तुम्हारे लिए अनमैनेजेबल हो गया है। ये सारा वर्णन है अलग अलग जगहों पर। पोल्यूशन के कारण नॉन लिवेबल है। तो तुम्हारी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री को कौन ले रहा है, जिसको तुम परिया मान रहे हो? परिया का मतलब तो चीन क्यों ले रहा है? कम्युनिस्ट पार्टी है, जो पिछली बार हम लोग बात की। जी जी। जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके लिए उसके मनुष्य जो है वो भूसा है, फॉडर है। रूस और चीन बार बार कहते हैं ना, लड़ाई होगा तो हम अपने आदमियों को इतना अधिक भेज देंगे कि वो गोली खत्म हो जाएगी, वो नहीं खत्म होगी। और लाशों को भी वो नहीं उठाते हैं। लाश को उठा के कहाँ पटके, कितना गड्ढा खोदे तो वो सड़ जाए, उसकी हड्डी से खाद बन जाए, उसके सड़ने से जो बीमारियां फैलेंगी ये इनका कंसर्न नहीं है। राइट। तो
अभी जो हम रेट ऑफ ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ठीक। तो 2000 में तो ये पुस्तक छप गई है, ठीक है। तो यानी आज तो 2025 है। राइट। भारत सुपर पावर बन रहा है, ये किसको पता है? उसको पता है। भारत में क्या प्रचार चल रहा है? हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, हमारे यहाँ सोसाइटी इतनी बैकवर्ड है, जाति है, फलाने हैं, ढेकाने हैं। और ये लोग जो प्रचार करने वाले हैं, ये कौन लोग हैं? जो यूरोपियन एकेडमिक्स को ही जानते हैं। तो भाई OECD का जो ये पब्लिकेशन है, ये तो कंपाइलेशन है ना। बिल्कुल। तो टुकड़े टुकड़े में तो ये लगातार वहां छप रहा है ना। राइट। तो आपने कभी सुना कि, या मेरे सुनने वालों ने कभी सुना क्या कि सन 2000 तक भारत को इमर्जिंग सुपर पावर कहा जा रहा है? मैं सरसंघ चालक, पूजनीय सरसंघ चालक सुदर्शन जी को जी 1992 में मैं प्रोफेसर बनी, उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ना करीब करीब छोड़ दिया। तो मुझे याद है मैंने उनसे 98-99 में कहा कि भाई कितना रोइएगा आप लोग भारत की दुर्दशा पर, दुनिया इसको इमर्जिंग सुपर पावर देख रही है। तब सुदर्शन जी ने प्रज्ञा प्रवाह में उदीयमान भारत चलवाया था। ओके। तो यानी ऐसा तो संभव नहीं है कि भारत के इकोनॉमिस्ट, भारत की यूनिवर्सिटी, भारत का UGC, भारत का मीडिया, किसी ने भी यूरोप के छपे हुए, वर्ल्ड बैंक के छपे हुए, IMF के छपे हुए रिपोर्ट्स को देखा ना हो। एग्जैक्टली नहीं हो सकता, संभव नहीं है। सब देख रहे हैं। बिल्कुल। तो बोल क्यों नहीं रहे हो भाई? बोल क्यों नहीं रहे हो? इंटरेस्टिंग। वी कैनॉट हैंडल इट। हम मिट रहे हैं। हाथी पुनः हाथी हो रहा है। 33% वाला, 36% वाला, पुनः 33-36% हो रहा है। हमने बहुत से जियो पॉलिटिक्स पर, आपके जम्बू टॉक पर भी बहुत किया है, बहुत और जगह किया है बिल्कुल। कि वो बता रहे हैं। आपके यहाँ एक चीन पर भी किया है मैंने अभी रिसेंटली। बिल्कुल। कि ये प्रिजन ऑफ नेशंस टूट रहा है या तोड़ देना है। यस यस। यानी 15 अगस्त 1947 वाला भारत 12 अगस्त वाला होने जा रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश आर्टिफिशियल जियोग्राफिकल, इसके लिए आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी, इलीगल नेशन स्टेट है। और इसके लिए एक बड़ा सुंदर शब्द अभी याद आएगा कि भौगोलिक रूप से, अब उसका शब्द नहीं है, एब्सर्डिटी है। ठीक है। इसका कोई मतलब फिजूल सा ये एक नेशन स्टेट बनाया गया है। मतलब एक बार फिर से स्वाभाविक राष्ट्र भारत की तरफ हम जा रहे हैं। नहीं, वो जो कह रहे हैं अभी हम केवल उनकी भाषा कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जी ये तो बात पाकिस्तान बांग्लादेश भी नहीं रहेगा। अफगानिस्तान को नॉर्थ ब्लॉक, यानी हमारा ब्यूरोक्रेट कौन है? वेस्टर्न एजुकेटेड है। लेकिन अफगानिस्तान को वो भारत मानता है। ये रॉबर्ट कैपलन इंटरव्यू करके लिख रहा है। तो क्यों मान रहा है? वेस्टर्न एजुकेटेड है, IAS है। ब्यूरोक्रेट का मतलब IAS है। बिल्कुल। यानी उसकी स्मृति अभी भंग नहीं हुई है कांग्रेस के सरकार में भी। उसको पता है यहाँ महाराजा रणजीत सिंह का काबुल है, अशोक का राज्य है, महाभारत में ये गांधारी महारानी का पीहर है, और दुनिया भर का। तो ये अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट रिकॉर्ड कर रहा है नॉर्थ ब्लॉक का इंटरव्यू करके। राइट। यानी OECD का जब ये पब्लिकेशन आ रहा है, उस समय दिख रहा है रेट ऑफ ग्रोथ तो नोट कर रहा है, और बाकी जगह वो नोट कर रहा है कि भारत का स्वाभाविक आकार आ रहा है। 89 में रूस को तोड़ चुका है। जो रूस की कम्युनिस्ट, जो रूस का ये एक आर्टिफिशियल स्वरूप दिख रहा है, ये सब भारतीय भूभाग है। ठीक है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का जो आर्टिफिशियल स्वरूप दिख रहा है, ये भारतीय भूभाग है। ये सब भारत को आ रहा है। ये किसको दिख रहा है? मुझे नहीं, मेरी बुद्धि थोड़ी है, उनको दिख रहा है। उनको दिख रहा है। और उनका दिखना हमारे पीयर ग्रुप का प्रमाण है। ठीक। तो मुझे क्या दिख रहा है, ये तो मैंने आज तक वार्ता कभी की ही नहीं है।
धर्म मीमांसा पर साल भर बात करूंगी कि मुझे क्या दिखता था, किस आधार पे दिखता ठीक था, है। उसकी तो मैं चर्चा ही नहीं कर रही हूँ। मैं चर्चा कर रही हूँ यूरोप को क्या दिख रहा है, ये नहीं, दिख तो बहुत कुछ रहा है उसको, ठीक है। किस दिखने को वो लिख कर पब्लिक डोमेन में डाल रहा है। राइट। जो उसको पूरा दिख रहा है वो थोड़ी पब्लिक डोमेन में डाल रहा ठीक है, है। पब्लिक डोमेन में वो डाल रहा है जो उसके लिए भी हितकर है, हम तो केवल उतनी ही बात कर रहे हैं जो पब्लिक डोमेन हाँ। में है। जो अभी पब्लिक, पहले तो मैं बहुत तरह के डॉक्यूमेंट्स पढ़ती थी, अब ये जब से 20-30 साल से मेरा एक्सेस प्रिंटेड पुस्तक और रिपोर्ट्स तक ही है, और जी। अनपब्लिश तक मेरा एक्सेस नहीं है। ठीक है। तो यानी मैं पब्लिक डोमेन के डॉक्यूमेंटेशन पर चर्चा कर रही हूँ। यानी बहुत कुछ अभी उनको और अधिक पता है जो मुझे नहीं पता है। ठीक है, और मैं लेटेस्ट भी नहीं पढ़ रही हूँ, 2-4-5 साल पुराना ही सब बता रही हूँ, ये तो 25 साल पुराना बता रही हूँ। ठीक है, उसमें भी इतना कुछ मिल रहा है। लेटेस्ट क्या आया है वो मैंने जो देखा है आज की चर्चा का विषय। तो भारत महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, ये तो 1990 में जो इकोनॉमिक सर्वेज होते थे जी। वहां चर्चा हो रही है। तो इसके साइड बाय साइड अमेरिकन प्रेसिडेंट जाता है चीन, निक्सन भी चीन जाता है। हाँ। और चीन मरगिल्ला है माओ के समय, खाने का ठिकाना नहीं है। डेंग के समय जाता है जबकि टाइनामेन स्क्वायर हो रहा है। जी जी जी। यानी तुम अपने लोगों पर तोप चला रहे हो क्योंकि तुम्हारी पुलिस और सेना उनको कैद करने की स्थिति में नहीं है। ठीक। भाई तुम पकड़ के कैद करके बंद कर देते। तो राइट राइट राइट। रूसी राष्ट्रपति गोर्बाचोव बैठा है उस दिन जिस दिन टाइनामेन स्क्वायर हुआ है, पीकिंग में बैठा है, उसी स्क्वायर में बैठा है। तो जितने भी 1-2 लाख थे, आर्मी घेरी थी, घेर लेती, पकड़ लेते, पकड़ के जेल में बंद कर देते। कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा दीदी टाइनामेन स्क्वायर, थोड़ा सा उसके बाद बोल दीजिए। अब शायद 1989 में अप्रैल है शायद, गोर्बाचोव पीकिंग गया हुआ है और डेंग राष्ट्रपति है, और वहां के स्टूडेंट मतलब 20-25 साल के छोकरे, तो 20-25 साल के छोकरे जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी अपनी खोपड़ी तो है नहीं, यही नहीं है, वहां तो होने का सवाल ही नहीं है, दुनिया बंद है उनके लिए। राइट राइट। तो जो भी एजेंसी काम करके उनका जमावड़ा करवाती है और फिर वहां तोप से उनको भून दिया जाता है। भाई कौन जरूरत है तोप से भूनने की, कॉलेजी लड़के ही तो हैं। तो जैसे तोप लगाया, लगा देते, पुलिस जाती, फौज जाती, घेर लेती, पकड़ के उनको जेल में ले जाके बंद कर देते। तुमको मारना ही था तो जेल से कहीं दूर ले जाके मार देते। ठीक है। यानी हमारे यहाँ भी देखिए राजधानी में वो शाहीन बाग हुआ, शाहीन बाग, हाँ बिल्कुल। राजधानी में किसान आंदोलन हुआ, वो सब रेड फोर्ट तक चढ़ गए, झंडा उतारा और सरकार शांति से बैठी रही, बाद में डिस्पर्स कर दिया। अश्रु गैस, लाठीचार्ज इतना कर देते तो इतना हल्ला होता है, तोप लगाई वहां पर। नहीं भाई, तो ये क्या है, ये राजनैतिक बुद्धि है, हैंडलिंग अ सीरियस सिचुएशन। राइट, यही है ना कि थोड़ा धीरज रखो। अब इनकी औकात नहीं रह गई है, दोनों को थका दिया। भाई तुमको हाथों हाथ अच्छा, ट्रम्प जब आए, जब दिल्ली दंगा हुआ है, जी बिल्कुल ठीक बात है, तो क्या आप सोचते हैं मोदी जी की जिन लोगों ने मतलब जिनकी हेठी कराई ट्रम्प के सामने, मोदी जी उनको छोड़ देंगे? लेकिन जो रगड़े होंगे वो रगड़ा हुआ पब्लिक प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो नहीं है। नहीं है। यही तो राजनीति कहते हैं ना, स्टेट क्राफ्ट इसको कहते हैं। तो उनका स्टेट क्राफ्ट क्या है? तो 89 में तुम्हारी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव औकात नहीं, मान लो 1 लाख लड़के थे, ठीक है, 5 लाख फौज लगा देते या 1 ही लाख फौज लगा देते, बाद में तो सब भागने लग गए थे। ठीक बात है। अब पुलिस पकड़ के कहीं ट्रक उरक में बैठा के ले जाती। ठीक। अभी स्वामी रामदेव जी, कौन है स्वामी रामदेव जी? भारत के धर्मतंत्र का
आर्य समाजी एक आउटसाइडर। रामलीला मैदान कितने लोग को बस में भर के ले गए? 2006। 2006 जी। बस में भर के ले गए। सोनिया गांधी ने कितने आराम से हैंडल कर लिया। जरा सा किया कि वो क्या टेररिस्ट अटैक हो रहा है, इन लोग को बचाना है, पकड़ा पकड़ी सब भाग भूग गए, आधा जेल में बैठा दिया, आधा धर दिया है। लाखों लोगों की भीड़ थी। तो ये क्या है? पॉलिटिकली मेच्योर सोसाइटी, पॉलिटिकली मेच्योर एडमिनिस्ट्रेशन और सोनिया मनमोहन गांधी जैसा सी क्लास पॉलिटिशियन भी उनके अंडर काम करने वाले ब्यूरोक्रेट भी पॉलिटिकली मेच्योर। मेच्योरिटी हमारा स्वभाव है। ठीक। पॉलिटिक हम सबसे घटिया समय बता रहे हैं आपको। राइट। रामदेव जी, और रामदेव जी क्योंकि सन्यासी हैं, असली सन्यासी हैं, तो बोले जी काला पैसा भी लाएंगे और जो लोग काला पैसा किए उनको हम फांसी पर लटका भी देंगे। हम बोले स्वामी जी इतना बोलने के बाद आपने तो सोनिया गांधी के पेट में मुक्का मारा। हम होते तो आपको टांग दिए होते, सल्टा दिए होते उसी दिन या उसके पहलवे सल्टा दिए होते। ठीक है। हम ऐसा क्यों कहे? क्योंकि हमको पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं। जिन ब्यूरोक्रेट्स को पॉलिटिक्स से लेना देना था, इस मामले में संघ का बड़ा जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट था। तो स्वामी रामदेव जी के पॉलिटिकल एम्बिशन को संघ ने कांग्रेस के साथ मिलके कट टू साइज कर दिया। कांग्रेस के साथ मिलके? हाँ, वो तो हुआ ही था ना। हाँ। बहुत कुटाई पिटाई कांग्रेस संघ के बिना कैसे हो सकती थी? लेकिन कांग्रेस के साथ मिलके ये हाँ, तो मतलब संघ और कांग्रेस मिलकर के काम कर रहे थे। आप शुरू से कर रहे हैं। अरे भाई, नेहरू जी ने 62 की लड़ाई के बाद संघ को 26 जनवरी के परेड में बुलाया है। ठीक है, वो बात याद कीजिए। बिल्कुल वो बात है। अच्छा, और 48 वाले में संघ के स्वयंसेवकों ने श्रीनगर बचाया है। तो फौज और नेहरू जी के हम मेच्योर सोसाइटी है ना भाई, हम गला थोड़ी काट रहे हैं। हमारा जो भी वैचारिक प्रतिरोध है वो देश के लिए है, देश हित के लिए हम साथ हैं। गुड। तो हमको टाइनामन स्क्वायर नहीं चाहिए ना। बिल्कुल। तो संघ का प्रतिस्पर्धी खड़ा हो रहे हैं स्वामी रामदेव जी। सोनिया गांधी की शत्रुता हो रही है स्वामी रामदेव जी से। रामदेव जी का जीवन बचा संघ के कारण, नहीं तो सोनिया गांधी मार देती। रामदेव जी का पंख काटना, पॉलिटिकल एम्बिशन काटना, संघ अपने ऊपर निंदा नहीं लेना चाह रहा है, तो सोनिया गांधी को आगे करके कटवा दिया। ठीक। ये तो अरे मोटी मोटी बातें हैं भाई। ठीक है। अगले दिन संघ अगर प्रतिरोध कर देता देश भर में तो ठीक बात कि भाई हमारे सन्यासी पर हाथ कैसे उठाया, खेल खत्म हो जाता। मतलब उसको उसी दायरे में उस पूरे मैटर को सुलझा दिया गया। अब सुलझा दिया गया या जो भी किया गया, संघ ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। बिल्कुल ठीक। शंकराचार्य जी महाराज की जो गलत गिरफ्तारी हुई दीपावली की रात 2004 में, और उसके बाद उनको निर्दोष बरी किया गया, संघ ने एक मूवमेंट नहीं किया। अब ये पॉलिटिकल मेच्योरिटी है कि नहीं, हम लोग जो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता। हो सकता है यही मेच्योरिटी तरीका है कि भाई प्रतिद्वंदी को काट छांट भी दिया और साथ साथ बैठे भी। और उसके बाद भी भागवत जी का और स्वामी जी का रिश्ता देखिए, संघ की बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं। भाई मेच्योरिटी है, तुम हमारे एरिया में मत आओ भाई, बाकी अपने एरिया में स्वागत है, हम गले मिल रहे हैं, साथ साथ मिलके देश का कार्य कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल मेच्योरिटी के बिना, मजबूत राजनैतिक अधिष्ठान के बिना अर्थतंत्र विकसित, पुष्पित, पल्लवित हो ही नहीं सकता। तो जो एंगस मेडिसन जो 2000 साल की बात कर रहा है कि भारत पॉलिटिकली साउंड है, और तुम बता रहे हो जी 1000 साल की गुलामी है, तुम बता रहे हो दुनिया में तो कहीं सब ठीक ठाक है, तुम्हारे बगल में चीन अपने आप लिख के छाप रहा है हम 1800 साल से गुलाम है, कैमरिज खुद ही लिख के छाप रहा है तुम 1800 साल से गुलाम हो, फिर भी तुमको नहीं पता। तो भाई तुम लोग समय के हाशिए में सलट जाओगे, तुमको कौन याद करेगा। तो एंगस मेडिसन यानी यूरोप का इंडिविजुअल स्कॉलर नहीं, यूरोप का ऑर्गेनाइजेशन का स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट भारत के आर्थिक साम्राज्य को से छटपटा रहा है, आंकड़ा दे रहा है,
हाथी को चदरे से, जैसे हम लोग सूर्य का रोशनी आता है तो ऐसे करके ठीक है। अपना मुंह बचा लेते हैं ना, जी 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 जी। सूर्य का प्रकाश थोड़े बचा लेते हैं। सही बात है। तो ये उनका सारा कृत्य स्वयं को बचाने का है। हाँ। उतना ताप हमसे नहीं सहा ठीक जाता है। है, ठीक है। राइट राइट राइट। तो ये अकेला डॉक्यूमेंट हम्म। भारत के सामर्थ्य को बताता है। अब थोड़ा सा इसका लिमिटेशन बता दें। जी प्लीज। मैंने इस पर एंगस मेडिसन पर 4-5 भाषण कहीं किया है, कहाँ किया है मुझे नहीं याद है। तो उस टेबल का मैंने विस्तार से एनालिसिस किया है राइट। कि पहली शताब्दी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, 19वीं शताब्दी तक जो भारत है उसका जीडीपी और जीएनपी एंगस मेडिसन के डाटा को के अनुसार अगर देखा जाए तो 60% से ऊपर बैठता है। 60% से ऊपर। क्योंकि 15 अगस्त वाला भारत तो 12 अगस्त को नहीं था ना। ठीक बात है दीदी। तो उसमें आप तिब्बत ये भी पूरा ले अरे रहे हैं ना? केवल पाकिस्तान बांग्लादेश को जोड़ दो ना, तो भी 60%। तो भी 55-1% तो ही ठीक है। जाएगा। 5% में ये अफगानिस्तान ये सब आ जाएगा। इंटरेस्टिंग। इतना 12 अगस्त में ही 55% बैठ जाएगा, क्योंकि हमारा इकोनॉमिकली बहुत साउंड क्षेत्र अलग किया गया ना, लेकिन मियाँ लोगों की औकातें नहीं थी सबसे साउंड क्षेत्र को संभालने की। राइट। इसलिए बर्बाद किया ना, आज की डेट में बांग्लादेश देखें को तो भी बर्बाद देख लो, कर बर्बाद कर दिया। दिया। यहाँ हम थोड़ा अभी एक मिनट और इसका प्रमाण अभी 2011 में मोदी जी आए, 14 में। मोदी जी कौन है? एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर है। राइट। प्रधानमंत्री बनने में न भाजपा के लोग साथ हैं। अभी सुषमा स्वराज बैठी हैं, अरुण जेटली बैठे हैं, आडवाणी जी बैठे हैं, मुरली मनोहर जोशी बने, सबको प्राइम मिनिस्टर बनना है। ये कहाँ से एक जूनियर आदमी चला रहा है? अनंत कुमार, नितिन गडकरी, जो भी सब इतने सारे लोग, राजनाथ सिंह बैठे हैं, ये जूनियर कहाँ से चला रहा है? संघ प्राण प्रण से रोक रहा है। मैं बैठी हुई हूँ पतंजलि योग पीठ में, वहां ये लोग आ रहे हैं स्वामी रामदेव जी को कहने, भागवत जी आ रहे हैं, अरुण सिंघल जी आ रहे हैं कि स्वामी जी मोदी जी का आप बैकिंग मत करो। मोदी जी कह रहे हैं मैं ना करूंगा, आप दूसरा कैंडिडेट दे दो जो कांग्रेस को हरा दे। तो संघ कह रहा है जी भैया कांग्रेस से मिलजुल के कर लेंगे, थोड़ी कमजोर सरकार रहे। क्यों रहे? संघ के भागवत जी का चलता रहे। तो 2014 में मोदी जी आए हैं और हम सबको पता है सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की एक टूटी फूटी अर्थव्यवस्था जी और एक डिप्लीटेड स्टेट ट्रेजरी उनको मिला है। बिल्कुल ठीक बात है। अब 11 साल में इनके पास अलादीन का चिराग है क्या? राजकोष छलछला रहा है। 10वीं इकॉनमी, 7वीं इकॉनमी, 5वीं हम बन गए, तीसरी हम 2025 में बन रहे हैं। ये किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति का मैंने शायद एस जयशंकर का शायद मैंने स्टेटमेंट अभी 2-3 दिन पहले पढ़ा है कि 25 में हम चौथी बन रहे हैं और 27 में उसने कहा 1947 तक आप डेवलप नेशन बना। एस जयशंकर का इंटरव्यू है। आप 2047 में कह रहे हैं डेवलप नेशन बनेंगे, ये कैसे संभव है? तो जयशंकर अपने हाव भाव से मुस्कुरा के कहते हैं अभी शायद 5वीं है कि चौथी हो गए हैं। 27 में वो दूसरी या तीसरी इकॉनमी बनने की तीसरी की बात चल रही है। तो भाई चीन तो दूसरा है ही नहीं ना। चीन तो उतर चुका है, यानी मुंह से नहीं कह रहे हैं बन रहे हैं दूसरे। जिसमें एस जयशंकर की मेच्योरिटी देखिए, गाल नहीं बजा रहे हैं हम ये कह रहे हैं जी बन जाए। तो अगर भारत के आर्थिक क्षेत्र का सामर्थ्य नहीं है, कांग्रेस ब्रिटिशर्स और मियाँ लोग के सब तोड़ फोड़ के बावजूद भारत के लोगों का राजनैतिक सूझबूझ नहीं है, तो 11 साल में आप 10वां से दूसरे पर पहुंचने का बात कर रहे हैं। ठीक बात है। तो यानी 1860 एंगस मेडिसन कह रहा है, मैं कह रही हूँ 1920 तक भारत टॉप पे है। किस आधार पर कह रही हूँ? जो ये आंकड़े हैं ये मॉनेटरी कैलकुलेशन कमोडिटीज एंड सर्विसेज का दे रहे हैं। कौन दे रहा है? एंगस मेडिसन है, पॉल बैरक है, बहुत सारे हैं।
तो भैया आज के दिन 1 रुपया और $1 और 80 है। हाँ, उस दिन $1 और 7 था। तो मल्टीप्लाई करके हिसाब निकाल लो। और जो लोग इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल मॉनेटरी एक्सचेंज रेट वगैरह जानते हैं, जी, उनको पता है कि भैया हम कब थे गरीब वरीब, अगर संसार में कंट्रीब्यूशन की बात देखी जाए। नहीं वो तो ये लोग नॉर्मल सामान्य एक चर्चा का विषय हो जाता है कि भाई भारत में इतना स्टारवेशन था, कुपोषण था, मतलब 47 के आसपास की बात की भाई कोलकाता में देखे कहीं और, तो उसको गिना ये उसी तरीके से है कि तो स्लम डॉग भाई मिलियनेयर में नहीं, इस तो तरह से प्रोजेक्ट किया गया। उस समय अमेरिका में क्या था? हम्म, उस समय लंदन में, पेरिस में, बर्लिन में, पीकिंग में क्या था? ठीक है। उससे कई गुना बेहतर उसी दिन भारत था। हम्म, अब हमको दुनिया नहीं पता, राइट। तो भैया आप लोग मस्खरे हो। भारत निंदक होने के कारण आप इंटरेस्टिंग। नरक में तो जाओगे ही, लेकिन बाहर वालों की दृष्टि में आप मस्खरे हो। बिल्कुल, भारत निंदक, ये आपने बहुत अच्छा शब्द उपयोग किया है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कुछ और नहीं कर रहे, बल्कि भारत निंदक की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। आपने डॉलर की बात की थी, ये भी कई बार चीज आती है कि भाई जहां प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कि भाई डॉलर जो है, डॉलर के सामने रुपया गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, अब वो उसकी रेट आगे बढ़ गई है। तो ऐसा इकोनॉमिस्ट, आपको क्या लगता है? भाई देखिए, मैं करेंसी की एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक्सपर्ट हूँ। हम्म, तो इसके डिटेल पर हम्म। मैं एज एक्सपर्ट बात नहीं कर पाऊंगी। इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट से ठीक बात है, करनी यहाँ पर चाहिए। थोड़ा सा दीदी यहाँ पर और बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी जब अमेरिका की आपने जो बात की, इस समय ट्रम्प सरकार जो है वो चल रही है और टेरिफ की बात भी हो रही है, वो सब चीजें भी हैं, और हम 2047 तक, जब आपने कहा कि जिस तरीके से 17वीं 18वीं शताब्दी की बात थी, और अब 2047 में, 2014 से लेकर के 2047 का कालखंड लें, आप जब बात करती हैं मोदी जी की, और तो आप एक उनको कई वर्ष देती हैं, जो आप कहती हैं कि भाई मैंने ये देखा है कि उनका अभी प्रधानमंत्रित्व काल उनका मेरे हिसाब से मिनिमम 11 साल और है। मिनिमम, हो सकता है ज्यादा हो। तो उसमें एक तरीके से आपने कहा तीसरी बल्कि दूसरी अर्थव्यवस्था तक तो भारत पहुंच जाएगा। और तो एस जयशंकर ने इंटरनेशनल मंच पर बयान दिया है, तब तक नहीं, अभी 2-4-5 साल 29 तक। तो हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, और 2047 तक हम एक बार फिर से उस पोजीशन को, अभी अभी एक बयान आया पीओके के बारे में, वो भी विदेश मंत्रालय की तरफ से आया। तो ये आपको पूरा अखंड भारत का स्वरूप, स्वाभाविक राष्ट्र भारत का स्वरूप 2047 तक बनता हुआ दिख रहा है। भाई मैं बार बार कह रही हूँ ना, मुझे क्या दिख रहा है, उसकी 2 कौड़ी की कीमत है भारतीयों के लिए और विदेशियों के लिए। उनको, जो आज के पावरफुल विदेशी कहे जाते हैं, उनको ये दिख रहा है ना भाई। ठीक है। अभी जेलेंस्की लात खा के ट्रम्प से जब लौटा, तो यूरोपियन यूनियन काहे दौड़े दौड़े भारत चला आया? कभी कल्पना की थी? उनको तो दिख ही रहा है ना भाई, वो गर्त में है। ठीक है। अमेरिका ने लतिया दिया तो 2 नंबर के पास जाओ, चीन के पास काहे नहीं गया यूनियन? राइट, ठीक है। नहीं, हम तो आज के दिन 5वें या क्या है ना, 2 नंबर चीन है, उधर जाइए, जाओ वहां, क्यों नहीं गया? और तुम्हारी तो दोस्ती है चीन से, भारत से टेढ़ापन है। ठीक है। अब इतना राइटिंग ऑन द वॉल जिन लोग को नहीं दिखता है, तो वो भारतीय समाज के विदूषक हैं, और राज दरबार में विदूषक होने की हमारे यहाँ बहुत पुरानी परंपरा है। वो श्रेष्ठ जनों, गंभीर जनों का मनोरंजन करते रहते हैं। हम दिग्विजय की बात करते हैं, चूंकि हम जम्बू टॉक्स में बैठे हैं, तो हम पुनश्च जम्बूद्वीप, हम लोगों ने एक पूरा कार्यक्रम किया था कि पुनश्च जम्बूद्वीप आखिर कब मिटेंगी, गोरों की खींची लाइनें। और इस कार्यक्रम के होने के 9 महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 1947 के 2022 की बात थी, जब उन्होंने भाषण दिया और कॉलोनियल माइंडसेट से मुक्त होने की बात की। तो जम्बूद्वीप की बात करते हैं तो यूरोप भी आ जाता है। तो यूरोप का तो मेरा अभी भाषण हुआ है धर्म मीमांसा पर। फिर कापलान की पुस्तक के सहारे जी, क्या, डिसअपीयरिंग वेस्ट। भाई मैं बोलूंगी अरे केडिया जी तो
पता नहीं क्या बोलती। कापलान तो उनके बाबूजी हैं जिनसे मुझे वार्ता करना है। कापलान का तो 2016 का लेख है ना। धर्म मीमांसा चैनल पर जाके ये 4 भाषण आप लोग देखिए। डिसअपीयरिंग वेस्ट, मियाँ लोगों का कसबल कितना, 2 बेचारा चीन, चौथा है अंतरराष्ट्रीय समथिंग समथिंग में भारत का दमखम। ठीक है, देखिए, और ये मैं नहीं कह रही हूँ भाई, मेरी औकात नहीं है। मैं अपने घर में बैठी हुई थोड़ा पढ़ती लिखती हूँ। ठीक है। रॉबर्ट कैपलान की औकात है, और वो तो हम एक का नाम ले रहे हैं क्योंकि कितने पर निशान लगा के पेज नंबर बोले। राइट। ऐसे 50 पब्लिकेशन तो मेरे घर में है, 500 छपे होंगे। और चीन के बारे में तो हमने एक पूरा एपिसोड किया था, और लगभग 50 मिनट का वो कार्यक्रम था जिसमें चीन का इतिहास से लेकर के कितना चीन उसमें था कहाँ पर और क्या होने जा रहा है। तो एक तरीके से आज के इस पूरे कार्यक्रम का लबोलुआब इस तरीके से निकलता है कि हमें किसी को अपने में मिलाने की आवश्यकता नहीं है। दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं कि हम आपके अधीन हैं, हमें ले लीजिए। और ये एक पुनः जम्बूद्वीप की जो बात करते हैं, ये बनता हुआ केवल हमें नहीं दिख रहा बल्कि संसार भर को दिख रहा। अब जैसे एक से बात कह के हम कंप्लीट करें जी। ये मियाँ लोग का जब चर्चा चलता था भारत में तो कहते थे अरब सागर में फेंक दोगे क्या, बंगाल की खाड़ी में फेंक दोगे का। ये भाई हम लोग फेंकने का उठाने का काहे झंझट करेंगे भाई। बंगाल की खाड़ी हमारी गंगा सागर है भाई, और जिसको तुम अरब सागर कह रहे हो हमारा सिंधु सागर है। हम उसकी पूजा करते हैं, उसमें गंदगी थोड़े फेंकेंगे हम भाई, बहुत सुंदर। काहे फेंकेंगे। अब देख लीजिए, पीओके कह रहा है हम मिलेंगे, भारत सरकार चुपचाप बैठी हुई है। ये भाई गंदा संदा थोड़े मिलोगे, नहा धो के साफ सुथरे होके आओ। बहुत सुंदर। सनातन धर्म के पवित्र जल में स्नान करके शुद्ध होकर स्वेच्छा से आओ। अपने पूर्वजों के कायरता को अपनी माताओं, बहनों, पत्नियों के साथ जिन लोगों ने दुराचरण किया था उस कलंक से मुक्त होकर आओ, तो हम विचार करेंगे। धरती तो हमारी है ही है, गंदगी थोड़ी हमारा है भाई। धरती तो हमारी है ही है। राष्ट्र तो चिन्मय सत्ता है भाई। उस चिन्मय सत्ता पर समय समय पर पाप का, अधर्म का, अनीति का, तमस का मल आता रहता है, धुलता रहता है। अभी हम लोगों को धोने धाने की फुर्सत नहीं है, हम लोग अन्य कामों में लगे हैं। तुम भी उन्हीं पूर्वजों की संतान हो, तुम स्वयं सनातन धर्म की गंगा में स्नान करके अपना कलुष धो लो। बहुत सुंदर दीदी, आपने ये सिंपली कह दिया है कि हमें दिग्विजय यात्रा अभियान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। दे आर कमिंग, लेकिन आना होगा तो शुद्ध होके आना होगा, स्नान करके आना होगा। वो स्वच्छता अभियान जो मोदी जी ने 2014 में शुरू किया, ये संसार भर में चलने वाला है, और भारत में तो उन्हें आना होगा क्योंकि भारत ही है तो सबके कल्याण में रत है और सदा रहेगा। चिन्मय सत्ता है, राष्ट्र है, धरती है, वयम अमृतस्य पुत्रा। चलिए, आज के इस कार्यक्रम की यहीं पर हम इसको समापन करेंगे। मेरा निवेदन है कि हमारे सभी दर्शकों से कृपया इस कार्यक्रम को पूरा देखें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो अवश्य करें। आपकी टिप्पणियां, आपके कमेंट्स हमें मिलेंगे तो हम भी उसका उत्तर देंगे, दीदी भी उसका उत्तर देंगी। जितना लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना इसका प्रसार अधिक होगा। अब हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। बस इतना ही कहना है। और एक बार फिर से जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। प्रणाम दीदी, बहुत धन्यवाद आपका।